आप में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे टाटा पावर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो चलिए आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं इसके बारे में आजकल में बात नहीं करने वाला था। इसके 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि इसका जो ये चार्ट पैटर्न है, ठीक है, तो ये पैटर्न मुझे पसंद नहीं। दूसरा है इसका ओवर वैल्यूड होना। एक और रीज़न है जो भी शेयर न्यूज़ में कुछ ज़्यादा आता है ना, वो उनसे मैं थोड़ा दूर रहने का ही ट्राई करता हूँ। और अभी के टाइम पे तीसरा रीज़न यही है कि टाटा पावर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी इसकी रीसेंट न्यूज़ क्या है? रीसेंट न्यूज़ ये है, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो इंडिया इवोक्स इमरजेंसी लॉ टू फोर्स कोल बेस्ड पावर प्लांट्स टू अप आउटपुट। मीन्स इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारी पावर जनरेशन कंपनीज़ को ऑर्डर दिया है कि पावर जनरेशन की जो इनकी लिमिट है, ये अपने उस लिमिट तक पावर जनरेट करें। ओके, डिमांड वगैरह देख के इस तरह का कुछ ऑर्डर आया है। इससे पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें बहुत ह्यूज डिमांड आने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें पावर जनरेशन बहुत ज़्यादा होती है तो मेरे हिसाब से इसमें पावर ट्रेडिंग वाली कंपनी जैसे कि IEX, इसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये मेरा अजम्पशन है। और मैं कितनी भी मार्केट में अच्छी न्यूज़ हो, कुछ भी हो, मैं प्रॉफिट वगैरह देखे बिना मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही नहीं समझता। तो ये मेरे इनिशियल थॉट्स हैं। बाकी अब इस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये 10 साल का चार्ट है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक जिसने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया होगा 2013 में, उसकी हालत यहाँ तक क्या हो गई होगी, देख रहे हो? ये लॉस है, ये लॉस है। फिर यहाँ से इसने ग्रोथ दिखाना शुरू किया है 2020 के टाइम से। और आपने देखा होगा कई सारी कचड़ा कंपनीज़ भी जो है ना, वो 2020 के बाद से चलने लगी थी। देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन न्यूज़ में ये इतना ज़्यादा आ रहा है कि मुझे इस पर डाउट होने लगता है। चलिए, इसे डिटेल में तो बात करने ही वाले हम लोग बाद में। पहले इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं इसमें क्या सोच रहा हूँ। आप खुद ही देखो यार, इसके प्रॉफिट्स ये किस तरह के प्रॉफिट्स हैं। हाँ, इसमें आदमी क्या प्रेडिक्ट करेगा कि इसके साथ क्या होने वाला है। कभी ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहता है, फिर सडनली लॉस में चला जाता है, फिर प्रॉफिट में रहता है, फिर लॉस में चला आता है। अभी इसमें मैं क्या गेस करूँ। इसमें सेल्स की बात करें तो सेल्स कुछ इस तरह का है। बहुत सिंपल सा चार्ट है ना, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। तो ये बस इसमें एक अच्छी चीज़ है। बाकी जो हमने डिस्कस किया वही हुआ है इसमें भी। 2020 के बाद से इसके सेल्स में इंक्रीज़ आया है। कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। मार्केट कैप आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। ऑब्वियसली पावर जनरेशन की कंपनी है तो 64,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROC बहुत बुरा है, ROE भी बहुत बुरा है। ठीक है, अब सुनते जाओगे इसमें क्या क्या बुरा है, अच्छी चीज़ें कम ही मिलेंगी। अभी तक मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ इसमें अच्छा बोला है, खाली इसकी न्यूज़ को लेके। बस वो भी न्यूज़ मार्केट में चल रही है, ठीक है, तो बाकी इसमें अच्छा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ROC देख लिया आपने, ROE देख लिया आपने, डेट देखिए। मैं 1 से नीचे वाली कंपनी कभी भी रिकमेंड करता हूँ, एक्सेप्ट कि वो अगर कोई लोन देने वाली कंपनी है या कोई बैंक वगैरह है। आप खुद ही देखिए, 2.07% डेट टू इक्विटी रेशियो है। 64,000 करोड़ की कंपनी है, उसमें से 53,000 इसके ऊपर डेट है। 53,000 करोड़ इस पर डेट है। प्रोमोटर होल्डिंग 51% नहीं है, 46.9% है, जिसमें से इन्होंने 1.4% प्लेज करके रखा हुआ है। चलो, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसने प्लेज करके रखा हुआ है। एक छोटा सा परसेंट है, ये चलेगा, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये पॉजिटिव भी नहीं है कुछ, है ना, ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। डिविडेंड ये कंपनी दे रही है, ठीक है, तो डिविडेंड के लिए तो मैं इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी वैल्यू की। तो इसका मीडियन अभी 22 पे है ना, मीडियन 22 पे है। और ये जो मीडियन वैल्यू अभी चल रही है वो भी लगभग वहीं पे है, 21.4। मींस अभी ये ओवर वैल्यूड नहीं है। इस चार्ट से देखें, मीडियन से देखें, तो ये अभी ओवर वैल्यूड नहीं दिख रहा। मींस ये और ऊपर जा सकता है, लेकिन ये यहाँ से और नीचे भी जा सकता है, कुछ थोड़ा सा नीचे जा सकता है। जो इसका ये बेस है, ये बेस है, तो थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। कई बार ये यहीं पे आसपास रहा है, तो इस जोन में ये आ सकता है। इसका OPM भी अगर देखें तो इसमें इतनी वॉलेटिलिटी है। देखिए, यहाँ से ये कम हुआ, फिर बढ़ा, स्टेबल, इतना बुरी तरीके से गिरा, फिर बुरी तरीके से बढ़ा, अपने वापस पुराने वैल्यू पे आ गया,
है ना, ये जो पुराना वैल्यू था इस पे आ गया, फिर बुरी तरीके से गिरा। मतलब इनके पास काम कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता, वैसा है ना। फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, कम हो गया, कम हो गया, पता नहीं, अब इसमें कुछ भी गारंटी नहीं है। चलिए इसका प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR भी देख लेते हैं। अभी ये जो भी आपको ये 8% दिख रहा है ना 10 ईयर्स का CAGR, और ये 17%, ये आया है जो रिसेंट, जो बहुत हाइट पे चला गया ना 2020 के बाद, उसकी वजह से ये इतना दिखा रहा है, अदरवाइज़ ये माइनस में ही रहता था। ये देखिए लास्ट 3 साल में क्या है, 104% का प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये बाय लक हो सकता है और कुछ नहीं। तो मैं जिस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ मैं उस चीज़ में हाथ नहीं डालता, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे ये कंपनी पसंद नहीं है। चलिए बात करते हैं बैलेंस शीट की। रिज़र्व्स जो हैं इसके रिसेंटली बढ़े हैं, अच्छी चीज़ है। बोरोविंग्स जो इनके हैं वो भी रिसेंटली बढ़े हैं, और अगर फिक्स एसेट देखें तो फिक्स्ड एसेट भी बढ़े हैं, तो इसे 2 आउट ऑफ 3 इसमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 2020 में प्रमोटर को मालूम था कि यहाँ इनके पास काम आने वाला है, तो इन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ा लिया। तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कभी भी अगर प्रमोटर अपना स्टेक इतना हैवीली बढ़ाए तो आप समझना कि इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ, बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हो, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग टाइप का अगर कुछ करना है तो कभी भी अगर प्रमोटर अपना स्टेक बहुत हैवीली बढ़ाए, है ना, तो आप यहाँ पे जैसे ये रिज़ल्ट आता है या ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो आप उसमें एक एंट्री ले सकते हो। तो ये तो हुई नॉलेज की बात। FII की बात करें तो FII इसमें निकल रही है बाहर, ओके। तो FII इसमें से बाहर हो रही है। इवन DII की बात करें तो DII भी इसमें से बाहर हो रही है। तो भाई सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन होता है मार्केट में, फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड, है ना। तो अब ये लोग इसमें क्या कर रहे हैं आप देखते जाओ। अभी रिसेंटली तो वैसे म्यूचुअल फंड ने इसमें थोड़ी सी बाइंग की है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें से सेलिंग की है। तो आप अपने से गेस करो क्या हो रहा है इसमें। इवन अगर गवर्नमेंट का भी देखोगे ना, तो ये देखो गवर्नमेंट भी इसमें से धीरे 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 कम करती जा रही है। और पब्लिक ही तो इसे चला रही है, ये देखो कैसे इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो पब्लिक क्या करती है, न्यूज़ देखती है और न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करती है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको उसके प्रॉफिट्स वगैरह देख के, हिस्ट्री देख के, इस तरह से आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तब कुछ अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पैसा ग्रो करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बशर्ते कि आपको कुछ इंटरनल न्यूज़ मालूम चल गई है जो कि आपके फेवर में होने वाली है ना। तो आप इस तरह की एंट्री कर सकते हैं। बाकी चलिए अभी चार्ट में भी देख लेते हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें एक पैटर्न दिखाता हूँ। अब ये यहाँ पे जाके, अब ये छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं, यहाँ पे ये ओवर वैल्यूड हुआ था। आपको मैंने बताया था पिछले कुछ वीडियोस में ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू कैसे देखते हैं ना। तो ये यहाँ पे ओवर वैल्यूड हुआ था। फिर ये कौन सा टाइम था, ये आप देखो, ये लगभग 2001 का टाइम था, ठीक है। तो 2001 में ये ओवर वैल्यूड हुआ, फिर वहाँ से ये यहाँ तक, ये लगभग 2004 या फिर 2003 के लास्ट क्वार्टर्स कुछ होगा, ठीक है। तो वहाँ तक ये गिरता रहा, मीन्स कितना, 1 2 3 साल, है ना, 3-4 साल ये कंटिन्यू गिरा। तो जिसने यहाँ कहीं एंट्री ली होगी वो 3-4 साल उसको सब्र रखना होगा, तभी वो इसमें रुका हुआ होगा, नहीं तो उसने लॉस में निकाला होगा। अभी देखो यहाँ पे ये फिर से ओवर वैल्यूड हुआ, है ना, और यहाँ से इसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया। फिर यहाँ पे ये ओवर वैल्यूड हुआ और उसके बाद देखो इसने तो हद कर दी, कहाँ तक ये गिरा है। अब ये कौन सा साल था, ये देखो 2008 था। 2008 में जब ये गिरना शुरू हुआ है, अगर आपने कहीं पे भी यहाँ कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, है ना, तो ये आपको 2008 के बाद लगभग कितना हो गया, ये मेरे ख्याल से 12 साल तक ये लॉस में रहा। 12 ईयर्स मजाक नहीं है भाई, है ना। तो इस तरह की टेंशन क्यों रखना है। अगर 12 साल होल्ड करने के बाद आपको ये प्रॉफिट मिला है तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। जिसने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया होगा, है ना, जिसने यहाँ अंडर वैल्यूड, ये देखिए ये अंडर वैल्यूड हो गया, है ना। तो जो मैंने आपको लॉजिक पिछले वीडियोस में बताया था, ये अंडर वैल्यूड हो गया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना एक चलो बनता है न्यूज़ बेस पे, कि चलो यहाँ पे आपको न्यूज़ आया, हमने इसका प्रमोटर का जो बाइंग था वो हमने देखा, उसकी न्यूज़ कब हमको मिली, सितंबर या अक्टूबर में,
ये हमको डेटा आया होगा कि इसमें प्रमोटर ने बाइंग की है। तो 2020 के अक्टूबर में भी अगर आप लेते तो यहाँ कहीं लेते, है ना, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा एक शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट मिल जाता। चलिए, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको मैं। तो मेरी बात समझ में आई? अगर अक्टूबर में जैसे आपको मालूम चला, अक्टूबर नवंबर भी मान के चलो, अगर अक्टूबर नवंबर 2020 में आपको मालूम चला कि इसमें प्रमोटर ने बहुत हेवीली बाइंग की है, तो आपको एक चीज़ मालूम चल जाएगी कि हाँ, यहाँ से कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप यहाँ पे जब बाइंग करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। मैं भी कर सकता हूँ, अगर मुझे ये दिखता तो शायद मैं भी इसमें एंट्री लेने के बारे में सोचता। ओके, लेकिन 2020 में मैं उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करता था, मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग थी। लेकिन अगर मुझे ये उस टाइम में दिखता, प्रमोटर्स की जो बाइंग है इतनी ज़्यादा, वो मुझे अगर दिखती तो मैं यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचता। लेकिन गाइस, अब ये यहाँ पे फिर से ओवर वैल्यूड जोन के बाद से अब ये यहाँ जा रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ ओवर वैल्यूड हुआ था, फिर कितने साल इसने पकाया है ना? लोगों का दिमाग ख़राब हो गया होगा इसमें। अगर कहीं यहाँ पे वही चीज़ हुई तो ये आपको कहाँ तक लेके जाएगी पता नहीं, 2027, 29, 30, पता नहीं। ये कोई गारंटी नहीं है, ये हो सकता है कि यहाँ से ये फिर से ऊपर चला जाए यहीं से। लेकिन मैंने तो कोई ऐसा शेयर नहीं देखा जो ऐसी खड़ी चढ़ाई करे। ठीक है, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, ये कंसोलिडेट कर रहा है इसलिए ऊपर जाएगा। जा सकता है, लेकिन मैं इस तरह का रिस्क क्यों लूँगा जिसमें मुझे ज़्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं आने के, जो इसकी हिस्ट्री भी बोल रही है कि ये नीचे आता है। समझ रहे हो? मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि सेफ़ रहो। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ है जो आपको श्योर शॉट गारंटी इंडिकेटर्स वगैरह से आपको बता देता है कि हाँ, चल अब एंट्री कर सकते हैं। पहले लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल में सब कुछ बताता हूँ। तो आप उस तरह से आप रिस्क फ्री होके, दिमाग टेंशन फ्री करके आप इन्वेस्टमेंट करो तो ज़्यादा अच्छा है ना। मार्केट में आके पागल होके लॉस करके जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर मार्केट को सब लोग गाली देते हैं कि मार्केट ऐसा है वैसा है। तो चलिए, इतना बताने के बाद भी कुछ लोग तो इसमें इन्वेस्टेड होंगे और सोच रहे होंगे इसमें एवरेजिंग करने का, है ना। या तो कुछ लोग सोच रहे होंगे इसकी बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, इसमें एंट्री करना है, तो कब करना है। उस तरह के लोगों को जिनको लगता है कि ये पक्का यहाँ से ऊपर जाएगा या कुछ टाइम में भी ऊपर जाएगा, उनके लिए मैं थोड़े लेवल्स बता देता हूँ जो कि इंडिकेटर्स में शो हो रहे हैं। जो इसका सबसे पास वाला पहला लेवल बनता है वो बनता है 197 रुपीज़ के आसपास। ओके, अभी ये 202 पे चल रहा है, तो 197 रुपीज़ के आसपास का पहला लेवल बन रहा है, जो कि यही इसका जो पिछला सपोर्ट बना था, ये इसका पहला लेवल बन रहा है। ठीक है, जिसमें आप 100 रुपये में से 20 रुपये लगा सकते हैं। ये उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनको बिल्कुल रुका नहीं जा रहा। अदरवाइज़ जो इसका पहला लेवल अगर मुझे एंट्री करनी रहती ना, कि हाँ मैं बिल्कुल इसमें एंट्री करना ही है मुझे, तो मैं 190 पे करता। तो आप डिसाइड करो आपको 197 पे करना है या 190 पे करना है। तो इन दोनों को आप पहला लेवल मान सकते हो। मैं इसमें तीसरा लेवल तो नहीं दूंगा, लेकिन दूसरा लेवल दूंगा जो कि मेरे कंफर्ट में रहता। ठीक है, जिसमें मैं अगर होता तो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता किस लेवल पे, 125 से लेके 130 तक, इस जोन में। और यहाँ पे भी आके मैं कब इन्वेस्टमेंट करता, जब ये ऐसे ऐसे इधर तक आता। ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रीन वगैरह बनाया, ठीक है, यहाँ पे आता। अब ये 130 के जोन पे आके मुझे एक अच्छा एक वॉल्यूम बताता। ठीक है, बाइंग होती, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनता, तो मैं यहाँ पे सोचता कि हाँ, यहाँ पे मेरी फर्स्ट बाइंग हो सकती है, जहाँ पे मैं हो सकता है मेरे 100 रुपये में से 50 रुपये भी लगा सकता हूँ। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि मेरा कहने का क्या मतलब है। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आके मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिखाए कि हाँ, यहाँ पे मार्केट का भी इंटरेस्ट है और तब मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे बनेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी इतना जल्दी इस लेवल पे आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये इतने जल्दी 125-30 पर आने वाला है, क्योंकि मार्केट में इसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये कुछ दिन ऐसे ही कंसोलिडेट करने के चांसेस है। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कुछ बच गया है, आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस है, आपने बाइंग कर रखी है, एवरेजिंग करना चाहते हैं, आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ सजेशंस है ना। कुछ लोग मुझे न्यूज़ शेयर भी करते हैं कमेंट्स में, जो कि मुझे नहीं पता होते। तो आप कमेंट्स में हर चीज़ लिख सकते हैं। अगर कोई और शेयर आप मुझसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप वो भी लिखें, मैं पक्का उस पर वीडियो बना दूंगा और बहुत जल्दी बना दूंगा।
कुछ भी है तो कमेंट्स में लिखिए, बाकी अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह से ये वीडियोस शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।